Hello students, welcome in physics class. In this video we will discuss about rounding a level curved road and banking of road. ठीक है, तो हमने पहले सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। तो थोड़ा मैं पहले रीकैप कर दूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। The amount of required force to maintain a body on a circular path is known as centripetal force. Or centripetal force always acts along the radius of circular path, and centripetal force is always directed towards the center of circular curve. Okay, there is an opposite and equal force to the centripetal force, which is also known as centrifugal force. Centrifugal force और centripetal force क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन का फोर्स होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स सेम बॉडी पर एक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस हो चुका है पहले ही। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे कि जब कोई रोड है, राउंडेड रोड है, कर्व रोड है, तो उसके ऊपर जो है व्हीकल जब चलता है, व्हीकल को टर्न कराना होता है, तो वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है। और फिर क्या होता है कि हमने ये देखा होगा रोड पे कि जहाँ पर ज़्यादा शार्प टर्न होता है, यू टर्न होता है, तो वहाँ पर रोड को एक तरफ से क्या करते हैं कि थोड़ा सा रोड को रेस कर देते हैं, देते हैं। ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो क्यों किया जाता है बैंकिंग ऑफ रोड्स? ठीक है, और इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स का और फ्रिक्शनल फोर्स का क्या रोल है, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राउंडिंग ए लेवल कर्व रोड। मतलब कि एक रोड है, लेवल रोड है, प्लेन है, ठीक है, लेकिन उसमें कर्व। ठीक है, यहाँ पर देख लें ये रोड है, ओके, और इस पर जो ये कर्व है, ठीक है, तो इसका जो कर्व बना रहा है, इस कर्व का जो सर्कुलर ट्रैक बन रहा है, इस सर्कुलर पाथ का कोई ना कोई इधर सेंटर होगा, और मान लेते हैं, ठीक है, कि सेंटर इधर कहीं है जा करके, और इस सर्कुलर कर्व का जो रेडियस है वो स्मॉल आर हम कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? स्मॉल आर कंसीडर करेंगे। हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि जो व्हीकल इस सर्कुलर पाथ पे जो मूव कर रहा है, टर्न करना चाह रहा है, उसका मास m है और वेलोसिटी v। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि देखिए m मास का जब यहाँ पर व्हीकल है, तो उसका जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ कितना होगा? W = mg होगा। तो जब W = mg, दैट इज जो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय अर्थ या वेट ऑफ दिस व्हीकल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अर्थ और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। और ये जो एक्सर्ट हो रहा है किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर एक्सर्ट हो रहा है। तो अर्थ सरफेस के द्वारा अपवर्ड डायरेक्शन में इस वेट mg का रिएक्शन दिया जाएगा, जिसको हमने r से डिनोट किया हुआ है। तो r क्या है? r इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वेट ऑफ व्हीकल, ओके, which is perpendicular to the plane, perpendicular to the surface, okay, and it is denoted by r. तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों फोर्स क्या है? एक्शन रिएक्शन का फोर्स है, mg का रिएक्शन r है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में r है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg एक्ट हो रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। क्यों बैलेंस किए हुए हैं? कि ना तो ये व्हीकल नीचे की तरफ जा रहा है और ना ही व्हीकल ऊपर की ओर जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वेट है वो वेट को बैलेंस किया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जो r + mg है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, या ऐसे कहेंगे कि r - mg = 0 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसी फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स देखिए, जब यहाँ पर अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ की तरफ
क्यों एक्ट होगा, इसको समझना जरूरी है, ठीक है। हालांकि जब बॉडी जो है इधर की तरफ टर्न कर रहा है, व्हीकल इस साइड में टर्न कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए। ये क्वेश्चन जनरली अराइज होता है। तो इसका आंसर ये है, आंसर यहाँ मिलेगा कि किसी भी बॉडी का जो नॉर्मल जो नेचुरल मोशन होता है वो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मोशन, और वो भी मोशन कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग होना चाहिए, ठीक है, वो है नेचुरल मोशन। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है बॉडी का कि ये बॉडी जो का जो डायरेक्शन है वो लगातार चेंज हो रहा है, जिससे कि इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। तो यहाँ पर जो डिस्टर्ब हो रहा है वो इनर्शिया, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर हम बात करेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स वास्तव में क्यों इधर सेंटर की ओर काम कर रहा है, जो सर्कुलर कर्व बना रहा है उसके सेंटर की ओर क्यों फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो नेचुरल मोशन है बॉडी का वो यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पाथ है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए कि जैसे ही बाहर से एक्सटर्नल फोर्स जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जब अप्लाई कर रहे हैं किस लिए, इस व्हीकल को इस सर्कुलर पाथ पर मेंटेन करने के लिए, तो ऑल ऑफ अ सडन क्या हो रहा है कि बॉडी का जो नेचुरल मोशन है वो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब एक फोर्स रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, सेंटर से अवे जो है इस डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है, और वो सेंटर से अवे कौन सा फोर्स काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, जो बॉडी को स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग मेंटेन करना चाहता है। तो यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो सेंटर से अवे काम कर रहा है, ठीक है, अलोंग द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, ठीक है, सर्कुलर टर्न। तो इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होता है कि एक फ्रिक्शनल फोर्स अराइज होता है जो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अपोजिट काम कर रहा है, मतलब कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर कर्व काम कर रहा है। और माय डियर स्टूडेंट्स, यही जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो सेंटर ऑफ सर्कुलर कर्व की ओर जो काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है, यही रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है इस व्हीकल को टर्न होने के लिए इस सर्कुलर ट्रैक पर। तो इसका मतलब हुआ कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या होना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स या तो ज्यादा होना चाहिए या उससे बराबर होना चाहिए, किससे, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स को स्मॉल f से डिनोट करते हैं और सेंट्रीपिटल फोर्स को fc से डिनोट करते हैं, इसका मतलब होना चाहिए कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए वो कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके, फ्रिक्शनल फोर्स के। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या है, mv²/r है। क्यों, क्योंकि बॉडी का जो मास है, व्हीकल का मास m है और v वेलोसिटी से चल रहा है, और जो सर्कुलर टर्न का जो रेडियस है वो r है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया क्या, f आ गया, ठीक है। अब हम ये देखेंगे, अब हम फ्रिक्शनल फोर्स F को फाइंड करते हैं। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्रिक्शन, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन R, ठीक है। और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन R जो है वो किसके बराबर है, mg के बराबर है। तो पहले और थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो F इज इक्वल टू हो गया म्यू R, ठीक है। म्यू क्या है, म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन व्हीकल एंड सरफेस ऑफ रोड एंड टायर्स ऑफ व्हीकल। ओके, अब ये R जो है किसके बराबर है, mg के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास F इज इक्वल टू आ गया क्या, म्यू mg आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम वैल्यू रख देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, mv²/r, जो कि क्या होना चाहिए, म्यू mg के होना चाहिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि m से m क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो v² हो रहा है, v² इज लेस और इक्वल टू म्यू r g, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि ये
बता रहा है कि हमारे पास सेफ टर्न करने के लिए इस सर्कुलर ट्रैक पर सेफ टर्न करने के लिए व्हीकल को जो ज़्यादा से ज़्यादा जो वेलोसिटी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए v होना चाहिए म्यू आर जी के स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी के। तो जब हम v को उधर ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जो ये v है ये मैक्सिमम है, तो इसका मतलब हुआ कि v जो मैक्सिमम है कि वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी के बराबर होना चाहिए। इससे ज़्यादा वेलोसिटी नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो व्हीकल का क्या होगा, व्हीकल जो है सर्कुलर पाथ पे टर्न न होकर के, ट्रैक पे टर्न न होकर के सीधे जो स्ट्रेट पाथ है उसके अलोंग मोशन हो जाएगा उसका, यानी कि वो टर्न न होकर के सीधे स्कीड कर जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं बैंकिंग ऑफ रोड की। अभी आपने यहाँ पर जो ये टर्न हमने पढ़ा राउंडिंग ए लेवल कर्व रोड, तो इसमें हमने ये शो किया था कि जो व्हीकल को सर्कुलर ट्रैक पे टर्न करने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स है वो व्हीकल के टायर्स और रोड के सरफेस के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसी के द्वारा प्रोवाइड होता है, ठीक है। लेकिन क्या हो कि जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स है टर्न होने के लिए व्हीकल को, ठीक है, और वो फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर्स ऑफ व्हीकल एंड सरफेस ऑफ रोड के द्वारा प्रोवाइड न किया जा सके, फ्रिक्शनल फोर्स कम, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या किया जाता है कि रोड को थोड़ा सा इसको रेस कर दिया जाता है, उठा दिया जाता है एक किनारे से, और इस फेनोमेनन को कहा जाता है बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड से मतलब क्या है कि बैंकिंग ऑफ रोड इज अ फेनोमेनन ऑफ रेजिंग आउटर एज ऑफ द कर्व रोड अबव द इनर एज इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड्स, ठीक है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं आप कि ये हम ले रहे हैं अब इसके लिए बैंकिंग ऑफ रोड के लिए, कि देखिए यहाँ पर एक रोड है और ये रोड क्या है, यहाँ पर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ पे व्हीकल को टर्न होना है इस तरह से, तो होना क्या चाहिए था, इस तरह से प्लेन होना चाहिए था रोड को, लेकिन यहाँ से क्या किया है कि एंगल थीटा जो है यहाँ से रोड को बैंक कर दिया, मतलब कि जो आउटर रेज है इतना इसको क्या किया गया है, उठा दिया गया है, ठीक है, इस इनर एज के कंपेरिजन में, ओके। और अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो व्हीकल है, व्हीकल का हम मास ले रहे हैं m, तो ऑब्वियसली उसका जो वेट होगा वो mg होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। और अब हम बात करेंगे इस बॉडी के वेट के नॉर्मल रिएक्शन, तो बॉडी के वेट के नॉर्मल रिएक्शन को r से डिनोट किया गया है, जो कि आप देख रहे हो ये r से हमने डिनोट किया हुआ है, और ये r क्या है, इस सरफेस पर परपेंडिकुलर बना रहा है, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए तो वेलोसिटी कितना है, व्हीकल का v माना हुआ है, मास m माना हुआ है, ठीक है। अब फिर वही बात होगी यहाँ पर कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, चलिए पहले हम ये ले लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन r को। ये जो नॉर्मल रिएक्शन r है इसके हम दो कंपोनेंट फाइंड कर रहे हैं, क्या है, दो कंपोनेंट फाइंड कर रहे हैं। ये जो है ये एक कंपोनेंट r cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट क्या हुआ r sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ से जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा वो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट जो होगा वो ये इस लेवल के अलोंग होगा, जो कि यहाँ पर लगभग क्या है, इंक्लाइंड प्लेन के जैसा कुछ बनता है, ठीक है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो तो काम करेगा ही करेगा किसके, इस बैंक रोड के, ठीक है, इस रोड के सरफेस और टायर्स और व्हीकल्स के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स F एक्ट हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस पर एक हम फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करें। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या माना था कि जो व्हीकल है उसका वेट, सॉरी उसका मास जो हमने m माना था, तो मास जब m है तो जो वेट होगा व्हीकल का वो क्या होगा, mg होगा, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ काम कर रहा है। और यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इंक्लाइन प्लेन के लिए, लेकिन हम इसको एंगल ऑफ बैंकिंग भी कहते हैं,
ठीक है, कितना रो उठाया गया है, कितना रेस किया गया है इनर एज के कंपैरिजन में आउटर एज को, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल थीटा जो है बैंड किया गया है, ओके। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो mg है, वेट है बॉडी का, उस बॉडी का जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है r से, ठीक है, और इस सरफेस पे क्या है, परपेंडिकुलर, ओके। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस r का, ठीक है, हमने दो कंपोनेंट फाइंड किया, जो यहाँ पर एंगल थीटा है, ठीक है। ज्योमेट्री से हम देखेंगे कि जो एंगल ऑफ बैंकिंग है वही एंगल ये होगा थीटा, और यहाँ पर भी जो एंगल होगा ये थीटा के बराबर होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, जो एंगल थीटा के साथ जो होता है कंपोनेंट, तो वो क्या होता है, cos थीटा होता है। तो r का ये जो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया वो क्या हो गया, r cos थीटा हो गया, और दूसरा कंपोनेंट हो गया ये r sin थीटा हो गया। अब देखिए जो फ्रिक्शनल फोर्स जो एक्ट हो रहा है F, वो क्या होगा, अलोंग द सरफेस ऑफ contact between tires of vehicle and road, ठीक है। तो जो कि हमने यहाँ पर रेड कलर से F से डिनोट किया हुआ फ्रिक्शनल फोर्स F को। अब इस फ्रिक्शनल फोर्स F को दो कंपोनेंट हमने फाइंड किया, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक वो कंपोनेंट जो r sin थीटा के अलोंग है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये देख रहे हैं कि एंगल थीटा है, तो ये जो कंपोनेंट होगा F का जो कंपोनेंट होगा F cos थीटा, और ये क्या होगा, F sin थीटा होगा। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है कि ये r cos थीटा क्या है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, और ये जो F sin थीटा है, F sin थीटा फ्रिक्शनल फोर्स F का जो कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, वो अलोंग द वेट ऑफ व्हीकल के एक्ट हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो व्हीकल का वेट है और फ्रिक्शनल फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है, दोनों एक दूसरे के अलोंग में है। इसका मतलब है कि F sin थीटा और mg दोनों मिलकर के बैलेंस किए हुए r cos थीटा को। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इससे हमें एक रिलेशन निकल के आ रहा है। क्या रिलेशन निकल के आ रहा है कि r cos थीटा जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, mg प्लस F sin थीटा के इक्वल होगा। F क्या है यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स, F जो है फ्रिक्शनल फोर्स है। तो अब हम एक काम करते हैं, पहले फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मल रिएक्शन को हमने r माना हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, जो कि इंडिकेट कर रहा है, क्या इंप्लाइज है, F इज म्यू r। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस ऑफ रोड एंड टायर्स ऑफ व्हीकल, ओके। तो यहाँ से अब हम F की वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ रख लेते हैं, तो हमारे पास ये आ गया r cos थीटा इक्वल्स mg प्लस म्यू r sin थीटा। अब इसको हम क्या कर रहे हैं कि म्यू r sin थीटा को LHS में लेके आ रहे हैं, तो हमारे पास ये बन जाएगा r cos थीटा माइनस म्यू r sin थीटा इक्वल्स mg, ओके। अब यहाँ से हम एक काम करें कि r कॉमन ले लेते हैं, तो जब r कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बन गया cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा इक्वल्स mg। r को यही रहने देते हैं, r की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो r की वैल्यू जो हो जाएगा वो mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। हम फाइंड क्या करना चाहते हैं, इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि बॉडी जो है व्हीकल है बिना एक्सीड किए हुए, बिना एक्सीडेंट किए हुए इस सर्कुलर ट्रैक पे सेफली क्या हो जाए, कर्व हो जाए, टर्न कर जाए। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, r की वैल्यू आ गई। अब आते हैं हम अपने दूसरे कंडीशन पे। तो इसमें दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर कि जो यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स का ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने लिया है जो कि F cos थीटा है, और जो नॉर्मल रिएक्शन R है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट R sin थीटा है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात आ रही है कि जब यहाँ पर इस सर्कुलर टर्न पे, सर्कुलर ट्रैक पे व्हीकल को टर्न करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगा वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, तो यही R sin थीटा एंड F cos थीटा जो R और F के कंपोनेंट्स हैं, यही रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे टू टर्न द व्हीकल ऑन दिस सर्कुलर ट्रैक। तो अगर बॉडी का मास m हो और टर्न पर वेलोसिटी v हो,
ठीक है। और इस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस स्मॉल आर हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन r होगा वो r sin थीटा प्लस f cos थीटा के इक्वल होगा। तो ये अब हम क्या करें, इसको हम रखने जा रहे हैं। तो ये बता रहा है कि r sin थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल mv² अपॉन r। mv² अपॉन क्या है, r क्या है, ये रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स है जो बॉडी व्हीकल को इस सर्कुलर ट्रैक पर टर्न करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हमारे पास F आ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स का हम जानते हैं कि F किसके बराबर है, म्यू आर के बराबर है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास r sin थीटा प्लस F की वैल्यू है म्यू आर cos थीटा इक्वल्स mv² अपॉन r, ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से हम एक काम करें कि यहाँ से r कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे r कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा इक्वल्स mv² अपॉन r, ओके। अब यहाँ पर हम पहले फर्स्ट इक्वेशन में क्या किया, हमने r की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया हुआ है, ठीक है। तो जब हमने r की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लिया हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि अब इस वैल्यू को हम यहाँ से रख रहे हैं। तो जैसे इस वैल्यू को रखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, देखिए r की वैल्यू है mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ गया mg और ये sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा तो पहले से ही है, और अपॉन में जो आ रहा है वो ये है sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, और ये किसके बराबर है, mv² अपॉन r के इक्वल है, ठीक है। अब इसको हम mg को उस साइड में ले चलते हैं। तो हमारे पास जो बच के आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है, देखिए sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा अपॉन यहाँ पर जो ये वैल्यू कुछ इस तरह से है, r की वैल्यू थी, r की वैल्यू यहाँ पर cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। इसको भी हम यहाँ से कर लेते हैं। तो ये हो गया cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा इज इक्वल टू m से m कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना हो गया, v² अपॉन rg। हमें क्या फाइंड करना है, हमें वास्तव में v फाइंड करना है, ठीक है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हो कि जो v² है, v² की वैल्यू आ रही है कितनी, rg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। अब एक काम करते हैं, इसको हम सिंपलीफाई करने के लिए, इसमें देखिए cos थीटा सभी टर्म में है, तो cos थीटा को हम बाहर ले लेते हैं। तो cos थीटा हम क्या करेंगे, दोनों मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास ये बच गया rg, और यहाँ पर देखिएगा कि जब cos थीटा ले रहे हैं कॉमन, तो cos थीटा इसमें आगे का क्या बना यहाँ पर, sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस म्यू cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन में, और यहाँ पर जो सेकेंड टर्म है ये क्या है, यहाँ से भी cos थीटा कॉमन लीजिए, तो ये बन गया cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके डियर स्टूडेंट्स, cos से cos कैंसिल, तो वास्तव में जो आप देख रहे हैं यहाँ, और यहाँ पर देखिए इस cos से ये cos कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, और ये cos से ये cos कैंसिल, तो ये जो होगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा होगा, tan थीटा प्लस म्यू अपॉन में 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो वास्तव में जो v आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ rg, क्योंकि v² है, यहाँ पर स्क्वायर को दूसरे साइड में जाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो rg, और यहाँ पर देखिए sin थीटा अपॉन tan थीटा, cos थीटा कितना हुआ, tan थीटा हुआ, तो इसको हम लिखेंगे tan थीटा और प्लस म्यू अपॉन, यहाँ कितना है, ये 1 है, 1 माइनस म्यू tan थीटा, ये बन रहा है, और यहाँ पर ये बन रहा है, ठीक है। इससे हमारे पास क्या आ गया, एक v की वैल्यू निकल के आ गई, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल
वेलोसिटी, यहाँ पर देखेंगे आप जो वेलोसिटी आ रहा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू आर जी, ठीक है, tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा और इन सब का स्क्वायर रूट, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और ये जो है वैल्यू जो बता रहा है वेलोसिटी का, इतना सेफली टर्न होने के लिए क्या होना चाहिए, बैंक रोड पर सेफली व्हीकल को टर्न होने के लिए इतना ही वेलोसिटी होना चाहिए, इससे ज़्यादा वेलोसिटी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब होगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी है ये किसका है, जिसे हम v मैक्सिमम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ऐसा हो, अगर हम ये एक केस लें कि अगर सपोज कर लेते हैं कि टायर, व्हीकल के टायर्स और रोड के बीच में फ्रिक्शन ना हो, कोई फ्रिक्शन ना हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो उस केस में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, देखिएगा जो वेलोसिटी होगी यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो वेलोसिटी जो हो गया वो आ गया आर जी, ठीक है, और आर जी tan थीटा का स्क्वायर, ये आगे क्या मैक्सिमम वेलोसिटी, इससे ज़्यादा वेलोसिटी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि वेलोसिटी सर्कुलर ट्रैक, व्हीकल सर्कुलर ट्रैक पर टर्न न हो करके सीधे एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग अपने आप को मेंटेन कर लेगा। इसका मतलब है कि व्हीकल जो है वो स्पीड कर जाएगा। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है टर्न करने के लिए किसी व्हीकल को बैंक्ड रोड पर, कि जब वहाँ पर फ्रिक्शन 0 हो, फ्रिक्शन ना हो सरफेस ऑफ रोड और टायर्स के बीच, ठीक है। तो कई बार देखिए यहाँ पर ये भी पूछ लिया जाता है कि एंगल ऑफ बैंकिंग भी पूछ लिया जाता है, तो इससे हम निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन आर जी आ जाएगा, या ऐसे भी कह सकते हैं कि थीटा इक्वल्स tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है, ये एंगल ऑफ बैंकिंग।